पेट्रोलियम हमें खाद से मिलता है। जिस तरह हमने कहा कि कोयला कैसे बना, प्लांट्स वर बेरिड इन अर्थ सरफेस, तो बिलो द अर्थ सरफेस दे वर बेरिड, वहाँ पर बैक्टीरिया के और केमिकल्स की डिकम्पोजिशन की वजह से कोल मुख्तलिफ स्टेप्स के बाद बना है। तो पेट्रोलियम कैसे बना होगा? ज़मीन के सरफेस पर और ओशंस के अंदर है, समंदर की तह में छोटे छोटे पीसेस मिलकर रॉक्स बन जाते हैं कि स्मॉल पीसेस मिलकर जमा होते रहते हैं तो वो रॉक्स बन जाते हैं। एक और रॉक ये है, इन रॉक्स को कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। Sedimentary rocks which are formed by the deposition of small pieces। इन रॉक्स के दरमियान जो प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडीज बेरिड थी, दफन थी, उनके ऊपर बैक्टीरिया और बाकी केमिकल्स के इफ़ेक्ट की वजह से आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोलियम बनता गया। तो ये अपने पेट्रोलियम बनता गया। इस पेट्रोलियम को हम रॉक्स के दरमियान वाले एरिया से ज़मीन के बीनीथ ओशन हम इसे निकालते हैं, और जो पेट्रोल हम निकालते हैं इसे क्रूड ऑयल कहते हैं। क्रूड ऑयल ये ब्राउन या ग्रीनिश ब्लैक विस्कस ऑयली लिक्विड होता है। द वर्ड पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल। रॉक ऑयल ये ग्रीक वर्ड है, पेट्रोलियम इसका मतलब है रॉक ऑयल। सो पेट्रोलियम को डिफाइन कैसे करते हैं? नेचुरली अकरिंग ब्राउन और ग्रीनिश ब्लैक विस्कस ऑयली लिक्विड। तो एनिमल्स की और प्लांट्स की बॉडीज़ को बैक्टीरिया और बाकी केमिकल्स ने हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर डिकम्पोज किया, और ये आहिस्ता आहिस्ता इस क्रूड ऑयल में कन्वर्ट होता गया। अब जो क्रूड ऑयल हमें मिलता है ये साफ पेट्रोल नहीं होता। जो हम गाड़ियों में यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं गैसोलीन। तो ये गैसोलीन के फॉर्म में नहीं होता। हमने इसके अंदर के कंपोनेंट्स को अलग करना होता है। इसके कंपोनेंट्स को अलग करने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम किसी मिक्सचर को हीट करते हैं, फिर उसका हर कंपोनेंट अलग होगा। कैसे अलग होगा? देखिए, सपोज एक मिक्सचर में कंसिडर कर लेता हूं, एक मिक्सचर में 3 कंपोनेंट्स हैं, ए बी सी। ए का बॉइलिंग पॉइंट है 52 डिग्री सेंटीग्रेड, बी का बॉइलिंग पॉइंट है 68 डिग्री सेंटीग्रेड, सी का बॉइलिंग पॉइंट है 112 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब आप इसे हीट करेंगे, सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट बॉयल होकर अलग होगा? सबसे पहले ए अलग होगा, फिर बी बॉयल करके वेपर्स में चेंज होगा, फिर सी अलग होगा। तो तीनों कंपोनेंट्स का अलग होना सिर्फ इस बुनियाद पर कि उनके बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट है, इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। A process of separating the components of a mixture on the basis of differences in their boiling points is fractional distillation। तो हम इसी तरह से इस क्रूड ऑयल को लेते हैं, इस क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो इसके कंपोनेंट्स अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स पर अलग हो जाएंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है उसका रिजल्ट देखिए ये होगा, ये होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का रिजल्ट। दिस डायग्राम में और मे नॉट बी क्लियरली विजिबल टू यू, इसमें लिखाई थोड़ी सी स्मॉल फॉन्ट में लिखी है, तो जो पहले सेपरेट होगा वो उन्होंने ऊपर मेंशन किया है। अब देख ले, कार्बन 1 to 14, कार्बन 1 to 4 वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन्स 1 से लेकर 4 तक है, वो गैसियस स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो पहले ये सेपरेट होंगे, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जितनी कार्बन्स की चेन की लेंथ ज़्यादा होती जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता जाएगा। फिर C5 to C9 लिखा है नेफ्ता, फिर गैसोलीन अलग हो रहा है। तो C5 से C10 तक, जब बास बुक्स मिलकर C6 से C8 तक,
ये गैसोलीन है, ठीक है। कार्बन 5 से लेकर 10 तक ये लिक्विड फॉर्म है, जिसे हम पेट्रोल या गैसोलीन कहते हैं। फिर पैराफिन ऑयल नीचे अलग हो रहा है, डीजल ऑयल अलग हो रहा है, लुब्रिकेटिंग ऑयल अलग हो रहा है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो हम क्रूड ऑयल की इस तरह की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें जो पेट्रोल मिलता है, गैसोलीन मिलता है, वो सिर्फ 20% मिलता है। हमें पेट्रोल या गैसोलीन सिर्फ 20% इससे मिलता है, तो जो कि सफिशेंट नहीं है। तो फिर हमें क्या करना होता है, जो हायर हाइड्रोकार्बन है नीचे जो आपने देख सकते हैं C10 से C16, C14 से C20, यानी हायर हाइड्रोकार्बन जिसमें केरोसिन ऑयल है, गैस ऑयल है, डीजल है, हम क्या करते हैं, हम इनको कन्वर्ट करते हैं, हम इन हायर हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करते हैं पेट्रोल में, और इस कन्वर्जन को कहते हैं क्रैकिंग। इसलिए कि आप लॉन्गर चेन्स को क्रैक करके स्मॉलर चेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसे पेट्रोल कहते हैं। पेट्रोल के हाइड्रोकार्बन्स में कितने कार्बन होते हैं, 5 से लेकर 10 तक। तो हायर हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करना इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स पेट्रोल, इसे कहते हैं क्रैकिंग। इस क्रैकिंग के भी हमने टाइप्स पढ़ने हैं। तो क्रैकिंग का पर्पस या से आपको क्लियर हो जाएगा। आपने क्रूड ऑयल देखिए, यहाँ से क्रूड ऑयल जा रहा है, कैन यू सी दिस एरो, यहाँ से क्रूड ऑयल एंटर हो रहा है इस चैम्बर में। तो जो कंपोनेंट्स हल्के होंगे वो जल्दी सेपरेट होंगे, लाइक 20 डिग्री सेल्सियस पर गैस अलग हो रहा है। फिर 70 पर अब देखिए पेट्रोल अलग हो रहा है, या 120 पर पेट्रोल अलग हो रहा है, 70 पर नेफ्ता अलग हो रहा है। तो हर कंपोनेंट अलग अलग टेम्परेचर पर अलग होगा। हमें गैसोलीन या पेट्रोल मिलेगा सिर्फ 20%, ये सफिशेंट नहीं है। पेट्रोल की मिकदार बढ़ाने के लिए हमने हायर हाइड्रोकार्बन जो नीचे मेंशन है, लाइक पैराफिन ऑयल, डीजल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल, इन सब को कन्वर्ट कर सकते हैं पेट्रोल में, और इस कन्वर्जन को कहते हैं क्रैकिंग। सो व्हाट इज क्रैकिंग? अब डेफिनेशन देखिए क्या लिखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स into lower hydrocarbons with the application of heat and catalyst is called cracking. Purpose क्या है? To increase the percentage of gasoline or petrol. To increase the percentage of gasoline और पेट्रोल, ये है पर्पस क्रैकिंग का। क्रैकिंग के अब हम देखते हैं क्या टाइप्स हैं। पहला है थर्मल क्रैकिंग, बहुत ही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन या पेट्रोल में कन्वर्ट करना, इसे थर्मल क्रैकिंग कहते हैं। सो इसमें हम क्या करते हैं, इट इज द कन्वर्जन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स into lower hydrocarbons at very high temperature and pressure, at very high temperature and pressure। और इसे हमें इस प्रोसेस के ज़रिए हमें मिलता क्या है, हमें अक्सर डबल बॉन्ड वाले यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। इससे हमें अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड का कंसेप्ट बायो में आप पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी, जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो उन्हें अनसैचुरेटेड कहते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमें मिलते हैं इस प्रोसेस के ज़रिए, लाइक इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये सारे के सारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अगली है कैटालाइटिक क्रैकिंग, जो कि ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन्स या गैसोलीन में बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट
प्रेशर एंड स्पेशली कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं वो है एल्यूमिना एंड सिलिका। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रोसेस की देखिए समरी ये होगी कि हायर हाइड्रोकार्बन्स are converted into lower hydrocarbons, क्योंकि स्पेशली क्या है इस केस में हमें गैसोलीन मिलता है ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। इसमें हमें मिलता है गैसोलीन ऑफ गुड क्वालिटी। प्रोसेस को क्यों कैटालाइटिक क्रैकिंग कहते हैं, इसमें हम कैटलिस्ट यूज करते हैं लाइक सिलिका SiO2, एल्यूमिना Al2O3, ये हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करना, जिससे गैसोलीन बनता है, इसे कैटालाइटिक क्रैकिंग कहते हैं। थर्ड, स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग में हम हाइड्रोकार्बन्स को पहले स्टीम के साथ मिक्स करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स मिक्स्ड विद स्टीम। व्हाट इज स्टीम? वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड बिकम्स स्टीम। इसके बाद हम इसे हीट करते हैं, टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करने के बाद रैपिडली कूल करते हैं, रैपिडली कूल्ड टू गेट लोअर हाइड्रोकार्बन्स, टू गेट लोअर हाइड्रोकार्बन्स। इसमें भी हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ज़्यादा मिलते हैं। आप क्या कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स, हायर हाइड्रोकार्बन्स को स्टीम के साथ कंबाइन कर रहे हैं और इस मिक्सचर को 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करके रैपिडली कूल करते हैं ताकि हमें लोअर हाइड्रोकार्बन्स मिले। ये होगी स्टीम क्रैकिंग। हायर हाइड्रोकार्बन्स को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में स्प्लिट करना टू कन्वर्ट देम इनटू गैसोलीन, दैट इज कैटालाइटिक हाइड्रोकार्बन। और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करना, दैट इज थर्मल क्रैकिंग। I guess one of the participants is not. Yes, they are all here. Right. अब हम एक बहुत ही अहम कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ क्रैकिंग एंड रिफॉर्मिंग। बाज़ औक़ात इंजन में अगर पेट्रोल सही क्वालिटी का ना हो, लो ऑक्टेन पेट्रोल आप यूज़ करें ज़्यादा, तो इंजन से एक शार्प साउंड आती है, मेटालिक साउंड, उसे नॉकिंग कहते हैं। पहले हमने देखना है कि नॉकिंग का मैकेनिज़्म क्या है, फिर मैं आपको उसकी वीडियो भी दिखाऊंगा, और फिर हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ ऑक्टेन नंबर बढ़ाया कैसे जा सकता है। पहले मैकेनिज़्म देखिए, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ नॉकिंग। अब पढ़ेंगे फिजिक्स फर्स्ट ईयर के लास्ट चैप्टर में पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन में एक स्पार्क लगा होता है, स्पार्क। तो जैसे ही पेट्रोल और हवा का मिक्सचर इंजन में या इंजन के सिलेंडर में एंटर होता है, पेट्रोल प्लस एयर का मिक्सचर जैसे ही इसमें एंटर होगा, इसका पिस्टन कंप्रेस होगा। यह है पिस्टन, पिस्टन कंप्रेस होगा। तो पिस्टन जब पेट्रोल को कंप्लीटली कंप्रेस कर लेगा, तब जाकर स्पार्क फायर करता है, एक फ्लेम प्रोड्यूस करता है, उससे पेट्रोल जलता है, कंबशन होगी। उस कंबशन के बाद ये पिस्टन एक झटके से वापस अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ आएगा और गाड़ी इसे चलती रहती है। तो लिहाजा ये थर्ड स्टेप में क्या हो रही है, कंबशन हो रही है। इट इज अ नॉर्मल प्रोसेस। ये मैंने आपको नॉर्मल प्रोसेस बताया, कंबशन। दोबारा सुने, तो सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है कि स्पार्क fires, it produces a flame. So first step is compression,
कंप्रेशन के बाद स्पार्क फायर करेगा, फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, उससे कंबशन होगी और ये स्मूथ प्रोसेस चलता रहेगा। अब अगर इस तरह से हो, नॉकिंग के केस अगर इस तरह से हो कि कंप्रेशन हो रही है, पहला स्टेप पिस्टन मूव कर रहा है, कंप्रेस हो रहा है, और ये पूरी तरह से कंप्रेस नहीं हुआ है, पूरी तरह से कंप्रेस नहीं हुआ, और थोड़ा सा कंप्रेस होने पर पेट्रोल खुद ब खुद जले, इसके अंदर फ्लेम प्रोड्यूस हो, इसे कहते हैं सेल्फ इग्निशन। पिस्टन पूरी तरह कंप्रेस नहीं हुआ और पेट्रोल बिफोर टाइम इग्नाइट हो, बिफोर टाइम ये जले, और मज़ीद जो है वहाँ पर स्पार्क भी फायर करे बाद में। जो स्पार्क भी फायर करेगा तो क्या होगा, एक फ्लेम नीचे प्रोड्यूस हुआ था, एक फ्लेम स्पार्क ने प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब इन दो फ्लेम्स की वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होगी, उस साउंड को कहते हैं नॉकिंग। ये मैकेनिज्म दोबारा सुने, पहले नॉर्मल प्रोसेस दोबारा देखिए। तो पहला स्टेप ये कि पिस्टन पेट्रोल को कंप्रेस कर रहा है, पूरी तरह कंप्रेस्ड होगा तो स्पार्क प्रोड्यूस होगा प्लग से, ये इसे हम कहते हैं प्लग। प्लग प्रोड्यूस स्पार्क। अगले स्टेप में प्लग प्रोड्यूसेस स्पार्क, उस स्पार्क से पेट्रोल की कंबशन होगी, पिस्टन पुश होगा अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ, ये है नॉर्मल प्रोसेस। अब अगर ऐसा हो कि कंप्रेशन में पेट्रोल थोड़ा कंप्रेस हुआ है और अब तक स्पार्क प्रोड्यूस नहीं हुआ, प्लग ने स्पार्क प्रोड्यूस नहीं किया, सेल्फ इग्निशन हो रही है, पेट्रोल की सेल्फ इग्निशन हो रही बिफोर प्लग फायर्स स्पार्क, तो फिर दो फ्लेम्स प्रोड्यूस होंगे, एक पेट्रोल के अंदर जो फ्लेम है ये फ्लेम, और एक बाद में प्लग भी फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। ये दो फ्लेम्स आपस में जब एक दूसरे को फेस करेंगे तो एक जोरदार आवाज प्रोड्यूस होगी, उसे हम कहते हैं नॉकिंग। ये कब होगा, जब पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर कम होगा, उसकी एफिशिएंसी, उसकी क्वालिटी कम होगी। अब नॉकिंग को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ऑक्टेन नंबर कैसे बढ़ा सकते हैं, ये अब इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। जब तक आप इसी का की एक वीडियो देख ले कि हाउ नॉकिंग इज प्रोड्यूस्ड, दोबारा ये कंसेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा। लिसन टू दिस वीडियो विद ग्रेट deal of attention. Hey guys, hope you're all doing good and welcome back to the channel. Today we'll be playing an audio clip and we want you to guess what it is. Were you able to guess it? You might have heard the same sound from your engine. Well, this is due to engine knocking, which is our topic for today. Knocking is a pinging or thudding sound that arises due to the uneven combustion of fuel inside the engine cylinder. Knocking was first observed by Harry Ricardo during his research on the failure of aircraft engines in the early 20th century. Before going deep into how knocking occurs, one should be clear about the normal combustion process. In a spark ignition engine, the air-fuel mixture is sucked into the engine cylinder during suction stroke. It is then compressed during the compression stroke. Ideally, at the end of compression, a spark from the spark plug ignites the air-fuel mixture and the flame progresses smoothly across the combustion chamber, which results in proper combustion. This smooth combustion results in a steady increase of pressure inside the engine cylinder
and the pressure decreases as the piston lowers. The linear motion of the piston is converted to rotary motion with the help of crankshaft. This is how normal combustion engine works. But in some cases, the air-fuel mixture outside the area of flame progression may get exposed to high temperature and pressure. This makes the air-fuel mixture to reach its self-ignition temperature much before it is intended to ignite. Hence, the air-fuel mixture burns even before the spark. Meanwhile, the fuel in the area of combustion will get ignited by the spark at the same time. Thus, the flames generated at different points collide with each other, creating local shock waves, which results in the knocking sound. This uneven combustion results in rapid pressure change inside the engine cylinder, which may affect the engine performance. Knocking may even result in the rupture of the combustion chamber. So, how can we prevent knocking? As we spoke, knocking occurs because of the high temperature and pressure inside the engine cylinder. It can be prevented by reducing the engine intake pressure and temperature. Now, this can be done in multiple ways. You can reduce the peak cylinder pressure, decrease the intake manifold pressure, reduce the air intake temperature, and also reduce the compression ratio. In the 1920s, additives like tetraethyl lead were added to the fuel because of its anti-knocking property. But tetraethyl lead may clog up the catalytic converters and interrupt their working. On the other hand, it also resulted in severe health hazards. Because of this, they are not preferred today at all. In modern engines, knock detection sensors are used to minimize the chances of knocking. These sensors detect the vibrations caused due to the uneven combustion and retard the timing of ignition until the knocking stops. This is not the case when it comes to compression ignition engines. In CI engines, there may be a short time lag between the starting of fuel injection and ignition. When the period of injection is long, the fuel that is present already inside the engine gets ignited because of the highly compressed air, and this results in knocking. Modern diesel engines use electronic common rail injection systems, which injects fuel in a precise manner, and hence there will be fewer chances of knocking. There are certain properties of fuel like octane number, cetane number, etc. that can also determine the amount of knocking. So stay tuned. We'll be discussing them in a separate video. So until we meet again, bye. Hey guys, hope you're all doing good and welcome back to the channel. Today we'll be playing an audio clip and we want you to guess what it is. Were you able to guess it? You might have heard the same sound from your engine. Well, this is due to engine knocking, which is our topic for today. Knocking is a pinging or thudding sound that arises due to the uneven combustion of fuel inside the engine cylinder. Knocking was first observed by Harry Ricardo during his research on the failure of aircraft engines in the early 20th century. Before going deep into how knocking occurs, one should be clear about the normal combustion process. In a spark ignition engine, the air-fuel mixture is sucked into the engine cylinder during suction stroke. It is then compressed during the compression stroke. Ideally, at the end of compression, a spark from the spark plug ignites the air-fuel mixture and the flame progresses smoothly across the combustion chamber, which results in proper combustion. This smooth combustion results in a steady increase of pressure inside the engine cylinder, and the pressure decreases as the piston lowers. The linear motion of the piston is converted to rotary motion with the help of crankshaft. This is how normal combustion engine works. But in some cases, the air-fuel mixture outside the area of flame progression may get exposed to high temperature and pressure. This makes the air-fuel mixture to reach its self-ignition temperature much before it is intended to ignite. Hence, the air-fuel mixture burns even before the spark. Meanwhile, the fuel in the area of combustion will get ignited by the spark at the same time. Thus, the flames generated at different points collide with each other, creating local shock waves, which results in the knocking sound. This uneven combustion results in rapid pressure change inside the engine cylinder, which may affect the engine performance. Knocking may even result in the rupture of the combustion chamber. So, how can we prevent knocking? As we spoke, knocking occurs because of the high temperature and pressure inside the engine cylinder. It can be prevented by reducing सो एक दो मिनट्स की समरीज की सुन ले ऑक्टेन नंबर पर हम कल डिस्कस करेंगे, अभी ब्रेक टाइम है। तो कंसेप्ट ऑफ नॉकिंग ये है कि नॉर्मल मैकेनिज्म ये है, मैंने आपको बताया
कि जब पेट्रोल और एयर का मिक्सचर सिलेंडर में एंटर हो जाता है तो पिस्टन पहले उसे कंप्रेस करेगा, जब ये प्रॉपरली कंप्रेस हो तब प्लग स्पार्क प्रोड्यूस करेगा, कंबशन होगी, ये है नॉर्मल। मगर नॉकिंग में होता क्या है कि अभी पूरी तरह से पेट्रोल कंप्रेस नहीं हुआ है और पेट्रोल थोड़ा सा कंप्रेस होने पर खुद ब खुद जलने लगता है, बिकॉज ऑफ कंप्रेशन इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और ये खुद ब खुद जलता है बिफोर द प्लग स्पार्क्स। सो बिफोर द प्लग प्रोड्यूसेस स्पार्क, अगर पेट्रोल सेल्फ इग्निशन कर ले तो फिर दो फ्लेम्स प्रोड्यूस होंगे, एक पेट्रोल खुद फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है, अगला फ्लेम स्पार्क प्रोड्यूस करेगा, दे कोलाइड विद ईच अदर एंड हेंस अ नॉकिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड। इसको कम कैसे कर सकते हैं ये हम कल पढ़ेंगे कि व्हाट इज octane number and how does it increase the efficiency of petrol and how does it prevent knocking, और उसमें टेट्रा इथाइल लेड वगैरह का क्या रोल है, ये सारा कल डिस्कस होगा with the classification of organic compounds inshallah. So take a break. After the break I'll start class after 10 minutes.